morning class. This is Tushar sir. Today's topic will be numerical solving about on the basis of Kirchhoff law. कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको किरचॉफ लॉ बता दिया है कि वो एक्चुअली में होता क्या है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी हो चुका है, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी हो चुका है। आज हम डील करेंगे कि किरचॉफ लॉ पे बेस आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करोगे। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसा ड्रॉ किया, ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R और मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो रहा है I। दैट पॉइंट विल बी A एंड दैट पॉइंट विल बी B। मैंने आपको बताया था कि लूप क्या होता है। लूप इज द पाथ ऑफ द सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो। लूप एक सर्किट में एक ऐसा पाथ है जहाँ पे करंट आपका फ्लो होता है और लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर आप लूप लेके चलोगे ये बताओ, तो मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप ऐसा जाओगे, यही एंडिंग पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आपको लूप कंसीडर करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उतना आप ध्यान रखना। अगर सर्किट में आपके पास कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर सर्किट में आपको बीच बीच में रेजिस्टेंस मिलेंगे तो आप उनका वोल्टेज कैसे लिखोगे, और अगर आपको बीच में बैटरी मिलती है तो आप उनका ईएमएफ कैसे लिखोगे, उनका वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखोगे। देखो इधर एक रेजिस्टेंस मैंने ये ड्रॉ किया हूँ और एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया इधर, ऐसा कुछ। ये वैल्यू R, करंट आपकी फ्लो हो रही है I, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, दोनों में डिफरेंस देखो आप। ये बताओ, फर्स्ट वाले में करंट A to B है और सेकंड वाले में करंट आपकी B to A है। अब मैं आपसे, अगर आपकी डायरेक्शन, आपके जो लूप की जो डायरेक्शन है, अगर वो इस तरीके से है, आपके जो लूप की डायरेक्शन जो वो इस तरीके से है, ये लूप की डायरेक्शन क्या होती है, अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में A to B, और आपके जो लूप की डायरेक्शन है वो ये है। ये बताओ, आपके लूप की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन दोनों देखो सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आप लोगे वो किस में लोगे आप, प्लस में। मीन्स VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना R, इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप विल बी I इंटू R, पॉजिटिव। ओके, A to B करंट और आपके लूप की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो, करंट की डायरेक्शन एंड आपके लूप की डायरेक्शन बोथ विल बी एन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मीन्स VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना I इंटू R, बट इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। कल मैंने आपको जब किरचॉफ का सेकंड लॉ बताया था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है कि किसी भी सर्किट के लिए जो वोल्टेज का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, 0। बात आती है कि वोल्टेज पे साइन कैसे आप कंसीडर करोगे, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको वोल्टेज की साइन कैसे कंसीडर करनी है। अगर आपके लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इट मीन्स वोल्टेज विल बी पॉजिटिव रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपके लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इट मीन्स वोल्टेज जो होगा वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये तो बात हो गई किसकी, रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। अगर आपको सर्किट में बैटरी मिलती है, मान लो ये एक बैटरी है, माइनस प्लस इसका EMF है E, यहाँ भी एक बैटरी है, मान लो ये माइनस ये प्लस, इसका EMF है E, प्लस माइनस इसका EMF कितना E। ठीक है, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर आपके डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये आपके लूप की डायरेक्शन, यहाँ भी आपके लूप की डायरेक्शन। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये चेक करोगे कि आप बैटरी के कौन से साइड से एंटर कर रहे हो, बैटरी के कौन सी साइड से एंटर कर रहे हो, बैटरी के, ये बताओ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हो। तो आप बैटरी के जिस टर्मिनल से एंटर करोगे उस बैटरी का EMF आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करने का मतलब क्या हुआ कि बैटरी विल बी इन चार्जिंग कंडीशन, और अगर माइनस की तरफ से एंटर करोगे तो वो डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल, इट मीन्स तो इसका जो ईएमएफ होगा वो किस में लेके चलोगे, प्लस ही,
और यहाँ भी देखो बैटरी की आप कौन सी साइड सेंटर करो, ये देखो ये लूप की डायरेक्शन है, तो मैं कहाँ सेंटर कर रहा हूँ, नेगेटिव से ना। तो अगर आप नेगेटिव सेंटर करोगे तो इसका जो ईएमएफ होगा वो किस में होगा, आपका माइनस में होगा, माइनस से। बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी सर्किट हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे और बैटरी मिलेगी, रेजिस्टेंस और सेल। तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे लोगे, अगर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर ये दोनों अपोजिट है देन वोल्टेज ड्रॉप विल बी नेगेटिव। और अगर आप बैटरी के पॉजिटिव के साइड से एंटर कर रहे हो, ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव, एंड इफ वी एंटर द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। बात समझ में आ गई। बैटरी के प्लस सेंटर करोगे तो ईएमएफ प्लस में, बैटरी के नेगेटिव साइड सेंटर करोगे तो ईएमएफ आपका माइनस में। ये आपको 2 पॉइंट आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है ताकि आप आगे के जितने भी किरचॉफ पे बेस न्यूमेरिकल हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो ये आप नोट कर लो। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। ये आपका किरचॉफ लॉ का है, ओके। ये न्यूमेरिकल पे आप थोड़ा फोकस करो। ये न्यूमेरिकल पे अगर आप फोकस करो थोड़ा, तो आप न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, न्यूमेरिकल में एक आपको क्यूब दिया है, क्यूब, ओके। क्यूब के पास टोटल कितनी साइड होती है, 12। क्यूब के पास टोटल कितनी साइड होती है, 12। क्यूब का अगर आपको एग्जाम्पल समझना हो आप ऐसे समझो, मान लो ये एक क्यूब है। अब ऐसे समझो, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब, टोटल कितनी साइड है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पीछे 11 12। टोटल कितनी साइड है इसकी, 12 साइड है, क्यूब है, ठीक है। आपके पास 12 वायर हैं, 12 तार हैं जिसको कंबाइंड करके आपने क्यूब बनाया। एक वायर यहाँ पे लगाया, एक वायर यहाँ पे लगाया, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर, यानी कि टोटल कितने वायर आपने वायर सेट किए, 12 वायर। जितने भी वायर हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। क्वेश्चन में गिवन है कि जितने भी वायर आपने यहाँ पे सेटअप किया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। देखो यहाँ पे एक ऐसा आपने क्यूब सेटअप किया है, क्यूब, उसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ओम। यानी यहाँ पर ये 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यानी कि टोटल कितने वायर आपने सेटअप किए, 12 वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने वायर हैं, 12 वायर हैं। और जितने भी रेजिस्टेंस है सबका मैग्नीट्यूड कितना आपका, 1 ओम। आपको बताना है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। एक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो अगर ये टोटल 12 वायर हैं तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना। पहला आपको ये निकालना है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस। दूसरा आपको बताना है कि करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, यानी कि जितनी भी एजेस हैं, एजेस मतलब कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे करंट कितना होगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। क्वेश्चन समझो, ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। आपको दिया है कि इसका जो डायगोनल है पॉइंट ए और पॉइंट सी डैश, इन दोनों के बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट किया। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी डैश, इन दोनों के बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट किया। ये बताओ पूरी की पूरी सर्किट किसके बीच में कनेक्ट है, ए और सी डैश। मैंने नेमिंग किया है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी एंड डी डैश। ये वाला पॉइंट कौन सा है, डी। अब आपको ए और सी डैश के बीच में नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डैश। जितने भी रेजिस्टेंस है ये 1 ओम के हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, बैटरी पे आओ। आप प्रोसेस याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप बैटरी पे आओ, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे ऐसे कुछ निकलेगी। मान लो कि यहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी करंट जा रही है, आई। यहाँ से टोटल कितनी करंट जा रही है, आई। ये तो ये जो करंट होगी आई, ये यहाँ पे ये पूरा कंबाइंड होके फिर से यहाँ से कितनी निकलेगी, आई। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितनी करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है उतनी ही करंट आपके नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करनी चाहिए। यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। तो जितनी करंट आपकी यहाँ से निकलेगी उतनी ही करंट आपको यहाँ से मिलनी चाहिए।
यहाँ से अगर आई करंट एंटर कर रही है तो यहाँ से भी कितनी करंट निकलनी चाहिए, आई करंट। ओके, ये आपको सबसे पहले आपको करना है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको ध्यान से समझते रहना। पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, ये तो पॉइंट ए पर कौन सी करंट आ रही है, आई। यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ओम। जो 3 प्रतिरोध हैं सबका मान कितना है, 1-1 ओम के प्रतिरोध आपके लगे हैं। तो ये जो करंट है ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस विल बी सेम। अब अगर रेजिस्टेंस अगर आपका सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो आपकी इक्वल डिवाइड होगी। मान लो यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, 4 एम्पीयर की। यहाँ पे एक वायर यूज किया है, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने यूज किया है, उसका रेजिस्टेंस है 2। करंट कितनी, 4 एम्पीयर, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम। तो मीन्स ये जो 4 एम्पीयर की करंट आ रही थी ये 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 2 एम्पीयर चला जाएगा इसमें और 2 एम्पीयर चला जाएगा आपका इसमें। कब, जब रेजिस्टेंस आपका सेम हो, और अगर रेजिस्टेंस अगर आपका डिफरेंट होगा तो करंट आपकी इक्वली डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो इस केस में रेजिस्टेंस सेम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट है वो आपकी इक्वली डिवाइड होगी। यहाँ पे ये जो करंट है आपके पास टोटल आई करंट, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट। तो आई का I/3 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 मीन्स इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, I/3। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी आपकी, I/3, और इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट गई आपकी, I/3। आपको देखो यहाँ भी I/3 है तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आप इसके एकदम कॉर्नर पे लिखोगे, एकदम लास्ट पॉइंट पे I/3, ताकि आप इसमें मिस्टेक मत करो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो ये I/3 एंड I/3। अब इतना करने के बाद से I को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप I/3 पे आओ। ये बताओ, ये जो I/3 वाली करंट है वो ये पॉइंट A' पे आएगी। A' पर आने के बाद से देखो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ पे एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। इट मीन्स ये जो करंट आपकी आ रही है I/3, ये भी इक्वल हाफ डिवाइड होगा आपका। तो I/3 का हाफ I/6 और I/3 का हाफ यहाँ पर कितना, I/6। बात समझ में आ गई। तो I/3 का हाफ आपका चला जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में, और I/3 का हाफ आपका चला जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में। यहाँ पे करंट आपकी कितनी मिली, I/6। यहाँ पे करंट कितनी मिली आपकी, I/6। अब आपको I/6 को डिवाइड नहीं करना है। जब तक आप I/3 वाले पूरे के पूरे करंट को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको I/6 पे नहीं आना है। तो ये I/3 को मैंने 2 पार्ट में सॉल्व कर दिया। अभी आप यहाँ पे I/3 पे आओ। ये तो ये जो I/3 है ये इस पॉइंट पे आने के बाद से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। I/3 आपका यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ये तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। यहाँ का भी रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। इट मीन्स ये जो करंट होगी ये भी हाफ डिवाइड होगी। तो I/3 का हाफ I/6 एंड I/6। तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, I/6, और इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी आपकी, I/6। यहाँ पे आपको नहीं लिखना, कंफ्यूज हो गया, काम लिखोगे एकदम कॉर्नर पे लिखोगे। क्या I/3 का पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं। इस वाले I/3 को मैंने सॉल्व कर लिया, इस वाले I/3 को मैंने सॉल्व कर लिया, अभी ये वाला I/3 बाकी है। ये बताओ, ये जो I/3 इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम। इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वली पार्ट। तो I/3 का आधा I/6 और ये I/3 का आधा I/6। क्या I/3 का पूरा आपने सॉल्व कर लिया, या आपने I/3 के 3 पार्ट थे, तीनों को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मैं आता हूं I/6 पर। ये वाले पॉइंट पे आओ। ये बताओ, ये वाले पॉइंट पर कौन सी करंट आ रही है, I/6। यहाँ से कौन सी करंट आ रही है, I/6। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला रूल क्या है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट निकलेगी। सिंपल सी बात है। बताओ, ये जंक्शन है कि नहीं, D' आपका जंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट आपकी एटलीस्ट 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है। ये आपका जंक्शन है, ये भी आपका जंक्शन है, ये भी पॉइंट आपका जंक्शन हुआ, ये भी पॉइंट आपका जंक्शन हुआ, ये भी पॉइंट आपका जंक्शन हुआ। जहाँ पे करंट आपकी डिवाइड हो रही है 3 पार्ट में, वो पॉइंट आपका जंक्शन है। अभी आप यहाँ पे आओ। ये तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कितनी करंट आ रही थी, I/6। यहाँ पे टोटल कितनी करंट आ रही थी, I/6। ये बताओ, ये I/6 और I/6 दोनों अगर कंबाइंड होंगे तो I/6 प्लस I/6 विल बी इक्वल टू 2I/6।
मीन्स I/3, यानी कि I/6 और I/6 कंबाइंड होकर कितना मिलेगा आपको I/3। तो ये I/6 और ये I/6 दोनों कंबाइंड होकर यहाँ पे कितने करंट फ्लो करेंगे आपके I/3। तो यहाँ पे कितनी करंट आपकी फ्लो होगी I/3। ये I/6 का मैंने कर लिया। अभी दूसरे वाले पे आप आओ, ये बताओ यहाँ पर I/6 करंट है, यहाँ पर I/6 करंट है, ये बताओ ये दोनों करंट कंबाइंड होके फिर से यहाँ से कितनी करंट निकलेगी आपकी I/3। तो यहाँ पे कितनी करंट आपकी I/3। I/6 का ये भी हो गया। ये वाले I/6 पे आओ, यहाँ पे I/6 आ रहा है, यहाँ पर I/6 आ रहा है, दोनों करंट कंबाइंड होकर यहाँ से कितनी करंट निकलेगी आपकी I/3। I/3 ये I/6 मीन्स ओवरऑल विल बी करंट I/3। इतना आया। अब इस पॉइंट पे आप आओ, I/6 का आपने पूरा कर लिया, अब बचा कौन सा C डैश। ये बताओ इस पॉइंट पे टोटल कितनी करंट आ रही है I/3 यहाँ से I/3, ये I/3 मैंने तीनों को ऐड किया I/3 मीन्स 3I/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल मीन्स करंट कितनी I। ये बताओ तो I/3 तीनों करंट ऐड होकर कितनी यहाँ से निकलेगी करंट I। अभी आप ये बताओ जितनी करंट यहाँ से कितनी करंट गई थी I, आपको करंट कितनी मिल रही है I। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो सर्किट सॉल्व किया है ये राइट है। अगर ये करंट में अगर आपका डिस्टर्बेंस आता है, आपने यहाँ से करंट सप्लाई किया I और यहाँ पे करंट अगर आपको I नहीं मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट आपने रॉन्ग सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने कितना करंट सप्लाई किया था I और यहाँ पे आपको मिल भी कितना रहा I, इसका मतलब क्या हुआ सर्किट आपका राइट है। ये आपको समझ में आया। इस तरीके से आपको अब ये इतना करंट डिवाइड करने के बाद से आपको सबसे पहले क्या करना है वो समझो। ये सब कुछ करने के बाद से आपको वोल्टेज ड्रॉप लिखना है। वोल्टेज ड्रॉप करने सबसे पहले आपको एक कोई लूप कंसीडर करना है। मैंने एक लूप कंसीडर किया, मैं A से चलता हूँ। लूप का मतलब आपको समझ में आता है कि ये EMF कितना 10 वोल्ट। लूप का मतलब आपको समझ में आता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे आप एंड करोगे। कोई भी आप एक लूप ले लो, मैंने लूप लिया A डैश D डैश C डैश देन ये E देन A, मैंने ये वाला लूप लिया। अब चाहो तो ये भी ले सकते हो A डैश B डैश C डैश E A, कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने एक लूप ले लिया A डैश D डैश C डैश देन EMF E देन A। एक मैंने लूप कंसीडर कर लिया। लूप A से स्टार्ट करो तो A डैश D डैश C डैश के बाद से ये EMF E और फिर से A, EMF E फिर से A। ये बताओ जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपने एंड किया। बात समझ आ रही है? ये आपकी डायरेक्शन है। अब मेरी बात समझना आप, ये आपकी डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है। आप लूप में ऐसे जा रहे हो, ये लूप में आप इस तरीके से आप जा रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना कि ये लूप की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से है। अब अभी आपको 1 बाय 1 वोल्टेज लिखना है। सबसे पहले मैं A से स्टार्ट करता हूँ। मैं A से कहाँ पे गया A टू A डैश। ये बताओ सबसे पहले इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है A टू A डैश ऊपर की तरफ। और आपके लूप की डायरेक्शन कहाँ पे है? ये तो आपके लूप की भी डायरेक्शन उसी साइड में देखो, आप भी उधर से जा रहे हो। ये आपके लूप की डायरेक्शन, तो आपके लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका जो वोल्टेज लोगे वो किस में लोगे आप प्लस में। तो किरचॉफ मैंने यहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई किया, तो अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो पूरे सर्किट का जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा वो कितना होगा 0 होगा। पूरे परिपथ का वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मैं वही लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो A टू A डैश, ये करंट की डायरेक्शन, ये हम भी उसी पाथ से जा रहे हैं। तो हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ का वोल्टेज यानी कि वोल्टेज फॉर A टू A डैश, देन वोल्टेज फॉर A डैश टू D डैश, देन वोल्टेज फॉर D डैश टू C डैश, देन वोल्टेज फॉर E, देन वोल्टेज फॉर। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज फॉर A टू A डैश प्लस वोल्टेज फॉर A डैश टू D डैश प्लस वोल्टेज फॉर D डैश टू C डैश प्लस,
ये हो गया। ये होता यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल वायर है, प्लस बैटरी का वोल्टेज प्लस कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू 0। ये बताओ ये ईएमएफ किरचॉफ का सेकंड लॉ ये वैलिड है, यानी कि पूरे लूप का जो आपका जो टोटल वोल्टेज का जो ईएमएफ होगा, यानी जो टोटल वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा आपका 0 होगा। तो मैंने पूरा टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम कितना कर दिया 0 कर दिया। अभी आप 1 बाय 1 सबका वोल्टेज लिखो। सबसे पहले A टू A डैश ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो A टू A डैश हम करंट की डायरेक्शन ये है, हमारी भी डायरेक्शन ये है, हमारा लूप इस तरीके से है, तो इसका वोल्टेज किसमें लोगे प्लस में। तो यहाँ पे कितनी करंट है I/3 और रेजिस्टेंस इसका कितना है, जितनी भी यहाँ पे सर्किट है सबका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना I/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना 1, प्लस में या माइनस में, प्लस में। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम है। देन वोल्टेज फ्रॉम A टू D डैश कितना आएगा A डैश टू D डैश, A डैश टू D डैश। ये तो यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ पे करंट कितनी है I/6, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ये करंट की डायरेक्शन है और यही आपकी भी डायरेक्शन, देखो आप भी ऐसे ही जा रहे हो, तो इसका भी वोल्टेज इसमें प्लस में। तो यहाँ का वोल्टेज I इंटू R, I कितना I/6, रेजिस्टेंस कितना 1, तो मैं यहाँ पे लिखा प्लस I/6 इंटू 1। ओके, देन अभी आपका क्या बचा है D डैश टू C डैश। ये बता D डैश टू C डैश, यहाँ का वोल्टेज कितना, करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी भी लूप की डायरेक्शन भी यही है। देखो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये लूप की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो यहाँ का भी वोल्टेज किसमें प्लस में। तो I इंटू R, करंट कितनी I/3, रेजिस्टेंस कितना 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस I/3 इंटू 1। कंप्लीट। फिर आप C डैश से फिर यहाँ पे आओगे। ये तो यहाँ पे आने के बाद से ये आपके लूप की डायरेक्शन इधर है, ये आप लूप में ऐसे ही जा रहे हो। आप कहाँ सेंटर करो, ये बैटरी है ना, बैटरी में आपको करंट नहीं देखना है, बैटरी में आप कहाँ सेंटर कर रहे हो, नेगेटिव सेंटर कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ईएमएफ होगा वो किस में लोगे आप, माइनस में लोगे। तो इसका ईएमएफ कितना 10, यहाँ पे मैंने लिखा -10, फिर इज इक्वल टू 0, फिर कुछ नहीं है, कंप्लीट। समय I/3 ये बताओ ये -10 है, इसको इधर कर दो, इसको ऐड करो। I/3 प्लस I/3 इंटू 1 कितना I/3 प्लस I/6 इंटू 1 कितना I/6, I/3 -10 को उधर करोगे तो +10, I/3 2I/3 प्लस I/6 इज इक्वल टू 10। ये आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 4I, 3 2 जा प्लस I इज इक्वल टू 10। ये कितना आ जाएगा 4I प्लस I कितना 5I इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो I इज कर लो कितना 60/5 कितना आ जाएगा आपका 12 एम्पियर। I कितना आपका आ गया 12 एम्पियर। ये आपका आंसर, ये आपका करंट कितनी आ गई, यानी यहां से जो टोटल करंट सप्लाई हो रही है, टोटल करंट कितनी आ गई आपकी 12 एम्पियर। आपको निकालना था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये बताओ टोटल करंट मिल गई, टोटल वोल्टेज दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यूज किया V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V/I। V कितना, टोटल वोल्टेज कितना 10 अपॉन टोटल करंट कितनी 12, तो 10/12, इसको 2 से कैंसिल करोगे ये कितना 5/6। ये R आपका निकला 5/6 ओम, ये आपका आंसर। यानी कि पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आपका है 5/6 ओम। ये 5/6 ओम यानी पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। दूसरा आपको क्या निकालना था कि करंट अलोंग ईच एज आप देखते हो। ये बताओ एज, ये कॉर्नर है, यहाँ पे कितनी करंट है, यहाँ पे एज तो आपका यही होना, तो यहाँ पे टोटल कितनी करंट है I/3। करंट हमारी कितनी आई 12 एम्पियर, तो यहाँ की करंट कितनी I/3 मीन्स एज की जो करंट होगी, एज कितनी है I/3, I कितना 12/3 यानी कितना 4 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितनी 4, यहाँ भी करंट कितनी 4, यहाँ भी करंट कितनी 4। एक तो एज ये हो गया 4, यहाँ की, यहाँ भी तो यहाँ की करंट कितनी
यहाँ भी करंट कितनी है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दो चीज़ें आपको निकालनी थी कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, तो वो भी कितना होगा 4। तो ये आपका दोनों का दोनों आपका आंसर है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे किरचॉफ के एक दो न्यूमेरिकल और जो काफ़ी बोर्ड ऑफ के व्यूज आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।